चलिए, लास्ट सेशन मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, क्यों ना अब 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और बमुश्किल ये मींस द मैक्सिमम टाइम इट विल टेक नाउ 10 to 15 मिनट्स टू गेट इट कंप्लीट। जरा देखते हैं क्या है हमारा वर्किंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। मैंने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डील करता है procurement of funds and the effective utilization of the funds, yes or no? जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि पैसे कहां कहां से आएंगे, फंड्स कहां कहां से इकट्ठे किए जाएंगे और फंड्स को कहां कहां एक्चुअली यूज करना है, ताकि उन सारे स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकें जिन्होंने कुछ उम्मीद लगाकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे लगाए हैं। अब समझ में आई? पक्की बात है। एससी कुच्छल का डेफिनेशन दिया था मैंने। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, दे आर डिफरेंट सोर्सेज। आप इक्विटी शेयर कैपिटल से भी ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी ले सकते हैं, डिवेंचर से भी ले सकते हैं। अच्छा, इनका मिक्स हमें देखना पड़ेगा कहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। मैंने कहा था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से उठा लो। अरे एक काम करते हैं, 80% इक्विटी से उठा लेते हैं, 20% प्रेफरेंस से उठा लेते हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं 50% इक्विटी से उठा लेते हैं, बाकी 50% डिवेंचर से उठा लेते हैं, या इनका कुछ मिक्सचर ले लेते हैं। किसको ले? पैसा तो पैसा होता है, लेने में क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। हर पैसे के पीछे उसकी एक कॉस्ट होती है। क्या होती है? कॉस्ट। हमें उस कॉस्ट को मीट आउट भी करना पड़ता है, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको बताया था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि केवल प्रॉफिट प्रॉफिट, जाहिर सी बात है मैं क्या सोचूंगा पैसा लेते समय कि हमारे पास पैसा आए जिसकी कॉस्ट कम से कम जाए, और उस पैसे को इस तरह से यूज करें कि वहां से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट करते हो, प्रॉफिट पे क्यों मरते हो? बताया था ना। कब बोला था मैंने कि भैया इसके साथ हमारा रिस्क भी अटैच होता है। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, लेस रिस्क लेस गेन, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन। लेकिन हमें यही सोच करके चुप नहीं बैठना है जो ये कहावतें हम लोग को बताई गई हैं, हाई रिस्क हाई गेन। अरे भाई, हमें वही तो जानना है कि हाई रिस्क हम कितना ले सकते हैं और कितना उससे ज्यादा रिटर्न ले सके। हाई रिस्क में हाई रिटर्न का मतलब क्या है? 10% रिस्क लेकर 18% कमा रहे, मान लेते हैं, हाँ या ना? 10% नहीं होता, वो 1 के इंडेक्स में आता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 10% रिस्क लेकर हम 18% कमा सकते हैं, 9% रिस्क लेकर हम 15% कमा सकते हैं। फायदा कहां पर है, ये भी तो देखो। नहीं समझे? 9 पर 15 कमा सकते हैं, 10 पर 18 कमा सकते हैं, 11 पर 25 कमा सकते हैं। तो अब अपना ऑप्शन देख लो। और 12 पर 27 कमा सकते हैं। कहां जाना ज्यादा बेटर है? 12 पर 11 पर 25 ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है ना? ऐसे ही बताए हैं, दिमाग में मत बैठा लेना। आगे हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे, उसके लिए 1 के हिसाब से देखा जाता है, 1.2 1.1 0.9 ऐसे देखा जाता है। रिस्क के बारे में सीखोगे, बीटा वगैरह सब देखेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये है चीज, ठीक है ना? हमको वो रिस्क देखना पड़ता है, रिटर्न भी देखना पड़ता है, कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, और इन सबको मिला करके कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स तैयार करना पड़ता है। अब क्लियर है? अच्छा, ये मैंने बता दिया था। यूटिलाइजेशन ऑफ, मैंने फंड बताया था कि हम फिक्स एसेट पे पैसा लगा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगा सकते हैं जी, उतना ही लगाएंगे जितना जरूरत होगी। फाइनेंसिंग डिसीजन, यही चीज छूटी थी हम लोगों की। बेसिकली जब फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है ना, 3 डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है? पहला डिसीजन लेता है कहां कहां से पैसा, कहां कहां पैसा। लेकिन तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन। और यही एक ऐसा डिसीजन होता है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को पूरा करता है। व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स? देयर वर 2 ऑब्जेक्ट्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद आया? ये वही डिविडेंड डिसीजन है जिससे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। दिस इज योर थर्ड डिसीजन।
पहले ये हमारी स्टडी मैट में नहीं लिखा रहता था, देखो इन लोगों ने अब इसको ऐड कर दिया है। अगर पुरानी स्टडी मैट देखो तो हम उस समय भी बताते थे तीसरा डिसीजन यही होता है, कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, ये डिविडेंड डिसीजन कैसे हेल्प करता है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की और यहां पर है 8 लाख। 10% डेट है, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन EBIT इज गिवन। दोनों कंपनियां चूंकि 10-10 लाख रुपए मार्केट में लगा रही हैं तो 20% कमा रही हैं, ठीक है ना। टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, बस ना। ये हमारे पास सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमको थोड़ा सा प्रूफ करके दे देगा कि हम करना क्या चाहते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास EBIT है ना। दोनों के पास कितना कितना पैसा है? 10 लाख और 10 लाख। EBIT कितना है? 10 लाख लगाकर मार्केट से इन लोगों ने कितना कमाया? 2 लाख और 2 लाख। इसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे ना हम लोग। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम किसका पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट का पहले करेंगे। इंटरेस्ट कितना आएगा? पहले में 0 आएगा। मैं केवल हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो लेट इट बी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे पूरी तरह से समझ में आएगा। एक केवल एग्जांपल देकर प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 2 लाख का 10% कितना हो गया? अच्छा, इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो लेस हो गया, अब केवल टैक्स बचा। 2 लाख ये बचा, 180 ये बचा, माइनस इंटरेस्ट सॉरी टैक्स कितना परसेंट है? 1 लाख यहां आ जाएगा और 90,000, तो ये हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। यही पैसा तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ या ना? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वैसे इसको करना नहीं है नंबर ऑफ शेयर को, लेकिन चलो बताओ। नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर देते हैं। एक शेयर का दाम 10 रुपए है तो पहले वाले में 10,000 शेयर है, दूसरे में 8,000 शेयर है। बताओ अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी? 10,000 शेयरों पर कंपनी ने 2 लाख रुपए कमाए, यानी एक शेयर पर कंपनी ने 1 लाख है। चलो ये 100 कर देते हैं, ठीक है। 10,000 हो गए ना पक्का, और ये 8,000 हो गए। ये 100 रुपए का एक शेयर है। बताओ एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया? 20। अरे बोलो ना, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, और यहां पर कितना आया? 11 पॉइंट, ये 1 लाख है ना। बोलना चाहिए ना, वही हमको भी गड़बड़ लग रहा था, उल्टा कैसे डिसीजन आ रहा है। हमको डिसीजन कुछ और लाना था, कुछ और है, ठीक है ना। अच्छा, ये आया 11.25। देखो ना, यहां पर हर एक शेयर पर ज्यादा कमाया और यहां हर एक शेयर पर कम कमाया। पक्की बात। दिख रहा था 1 लाख कमा रहे हैं शेयरों को देने के लिए, अरे भैया मांगने वाले 10,000 लोग हैं। 10,000 शेयरों पर 1 लाख रुपए और यहाँ 8,000 शेयरों पर 90,000 रुपए, इसीलिए इसका अर्निंग पर शेयर अधिक हो गया। किसके कारण? अरे केवल डिवेंचर आ जाने से हमें ये फर्क महसूस हो गया। किसके आ जाने से? डिवेंचर के आ जाने से। डिवेंचर आ गया तो ये फायदा मिल गया। बात समझ में आई? कितना? 10 की जगह कितना हो गया? 11.25। आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। 10 की जगह कितना हो गया? 11.25। पक्का? सुन ले इधर, ये कंपनी पहली कंपनी है जो कहती है, अब इस किनारे कर देते हैं। अब ये कंपनी हम अपने 2 ऑप्शंस लेकर चलती है कि भाई हम शेयर होल्डर को कितना बांटें। हम शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले हमने 10 रुपए कमाया है, 10 रुपए बांट दें क्या?
मैंने एक शेयर के पीछे कितना कमाया, मैं कंपनी हूं, मैंने एक शेयर के पीछे कितना कमाया, 10 के बदले 10 बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं ना, बांट सकते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिएबल प्रॉफिट, बांटने लायक प्रॉफिट। क्या हम बांट देते हैं पूरा? क्या कोई ऐसी कंपनी होगी एक शेयर पर 10 रुपए कमाए और 100% पैसा बांट दे? अगर कंपनी चाहती है कि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए तो पूरा का पूरा 1 लाख बांट देगी। कितना बांट देगी? और जितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड बांटेगी मार्केट में, उसके बारे में लोग खुसुर फुसुर भी उतना ही करेंगे। पॉजिटिव करेंगे या निगेटिव करेंगे? पॉजिटिव करेंगे, है कि नहीं? और जब किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव खुसुर फुसुर होती है, यानी गॉसिपिंग्स होती हैं, तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है या बढ़ती है ना? इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब समझ में आई बात? और अगर कंपनी कहती है नहीं हम बांटेंगे ही नहीं, सारा पैसा हम अपने हाथ में रखेंगे, और शेयर होल्डर कहती है देख तेरा एक शेयर पर 10 रुपए मैंने कमाया है, चिंता मत कर, इस पैसे को हम दूसरी जगह लगाएंगे और वहां से कमा करके तुमको और देंगे। तुम क्या कमाओगे? इतनी अकल होती तुम्हारे पास तो मेरे यहाँ क्यों लगाते? है कि नहीं? तुमने मेरे पास पैसा लगाया है, कुछ सोच करके ही तो लगाया। तो एक काम करो, ये भी रहने दो, हम इसको और लगाएंगे, नई मशीन्स खरीदेंगे, नए प्लांट लगाएंगे और पैसा कमाकर तुम्हारे खाते में और डालेंगे। तो शेयर होल्डर खुश होंगे या नहीं? लेकिन वहां पर शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला। कंपनी ने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाई, क्योंकि खुसुर फुसुर मार्केट में नहीं हुई। अब समझ में आई बात? अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर जाओ, या तो कहां जाना चाहोगे? दोनों। किसी एक को रखकर दूसरे को किनारे, दोनों को साथ ले चलना पड़ेगा। कैसे ले चलोगे? प्रॉफिट बांटेंगे, इतना बांटेंगे जिससे कि मार्केट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकें, वेल्थ को भी बढ़ा सकें, और हमारे पास इतना प्रॉफिट भी हो कि हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर सकें। अब क्लियर हुआ? पक्का ना? That is only and only due to your decision making process, dividend decision making process। और ये केवल और केवल पॉसिबल है डिविडेंड का डिसीजन के कारण। डिविडेंड नहीं दोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन वेल्थ मिनिमाइज हो जाएगा। डिविडेंड बांट दोगे पूरा का पूरा तो वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं रह पाएगा, जबकि हमको वो भी तो चाहिए। तो दोनों के लिए हमको डिविडेंड उतना ही बांटना पड़ेगा जितनी जरूरत हो। पक्का? चलें आगे। स्कोप मैंने बता दिया था, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, अभी बताया, प्रॉफिट और वेल्थ भी बता दिया अभी। फंक्शंस क्या होते हैं ये भी मैंने पूरा बैलेंस शीट बना करके बताया था। फाइनेंस मैनेजर का मैंने पूरा फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन बताया था बैलेंस शीट बनाकर, कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये हमारा कैश मैनेजमेंट है, ये हमारा डेटर्स मैनेजमेंट है, ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये हमारा पेबल्स मैनेजमेंट है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये हमारा EBIT EBT है, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है, और ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मिला तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। इतना सब बताया था ना? ये सब काम कौन करता है? बेचारा ये फाइनेंस मैनेजर। क्लियर है? देख लो ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। कुछ पूछना हो पूछो। अब छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, हम ये नहीं करें। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो सारे चैप्टर्स पर भारी होता है, क्योंकि अब यही एक चैप्टर है देखो जिसमें लिखा है क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। अरे भैया पूरे एक एक चैप्टर पढ़ने हैं सारे टॉपिक्स पर, तो अब हम उतनी नॉलेज आज तो नहीं दे सकते, पूरा 2 महीना चलेगा, है कि नहीं? मेरी बात समझे? तो हम केवल उतना ही बताते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये सब्जेक्ट है क्या। नॉर्मली बताया ही नहीं जाता, लेकिन बिना बताए चलेंगे तो बैकग्राउंड नहीं बन पाएगा।
ठीक है ना, चल सकते हैं। बताया तो थोड़ी देर पहले। आपको 100 रुपए चाहिए, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर नहीं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, तीनों को 100 रुपए चाहिए बिजनेस लगाने के लिए। सेम प्लांट लगाने जा रहे हैं, तीनों की रिक्वायरमेंट 100 रुपए है। एक ने कहा हम ना पूरा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से लेंगे, एक ने कहा ना हम कुछ पैसा इक्विटी शेयर से लेंगे और कुछ पैसा प्रेफरेंस से लेंगे, तीसरे ने कहा ना हम कुछ पैसा इक्विटी से लेंगे, कुछ प्रेफरेंस से लेंगे और कुछ डिवेंचर से लेंगे। दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। कहाँ अच्छा रहेगा ये पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी क्यों बीमार हो रहे हो, समझे मेरी बात? अरे बोलो, चल सकते हैं आगे, नया चैप्टर स्टार्ट करें। डन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरे एफएम में है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मजेदार, सारे चैप्टर मजेदार है, खूब मजा आएगा। देखो इधर, अगर आपने 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए, कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो ये चलने वाला है, अगर ये 2 चैप्टर ढंग से कर लीजिए, समझ लीजिए आपका एफएम कितना कंप्लीट हो गया, केवल इन 2 चैप्टर से। मेरी बात समझे? तो कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर एफएम में एग्जाम में पूछ रहा है तो ये 2 क्वेश्चन तो कहीं जाने ही वाले नहीं, ये तो डन है ना। क्यों? बात नहीं बाबू, बात बिल्कुल नहीं मेरे लाल, कोई फायदा नहीं है, यहाँ हम ना रहें तो जितनी बात करनी हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ढंग से सुने, नाम तो सुना ही होगा, वर्किंग कैपिटल। नाम में इसके क्या रखा है, आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। देखो तो ऐसी कैपिटल जो लगातार काम करे, स्टिल इट इज वर्किंग। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल काम कर रही है, मैं रात में सोता हूं तब भी वो कैपिटल काम कर रही है। फिक्स कैपिटल मेरे रात में सोते समय काम नहीं करती, इसीलिए उसके में ईडी जुड़ जाता है, पास्ट टेंस। हाँ, कॉमन सेंस की बात है, जो हमें समझ में आता है। अब ये लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन जो हमें समझ में आता है कि वो कैपिटल जो लगा दी किनारे है। और वर्किंग का मतलब आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस, और बिल्कुल जेन्युइन बात है। फिक्स्ड एसेट इसीलिए होती है, प्लांट लगा दिया, जब तक काम कर रहे हो करेगा, बंद कर दोगे काम करना बंद। लेकिन ये वर्किंग कैपिटल आपका थ्रू आउट द डे 24/7 मार्केट में काम करता रहता है। चलिए ये है क्या, इस डेफिनेशन को कभी देखा है तुम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स में? खूब पढ़ा होगा। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हर जगह देखा होगा। नहीं देखा है? पहली बार देख रहे हो तो भी अच्छी बात है, यही चीज समझानी है हमको। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस, और ये जब मैंने लास्ट सेशन में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये चीज क्लियर की थी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो जरा होता क्या है। ये बैलेंस शीट होती है, यहां हम लोग लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या ले जा सकते हो जरा वो बताओ, क्या क्या जा सकता है? स्टॉक, स्टॉक में रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का स्टॉक जा सकता है, डब्ल्यूआईपी का भी स्टॉक जा सकता है। इसके लिए फूल खरीदने पड़ेंगे, वैसे आता टाइम से है। इसको सही मायनों में इसी को क्लास की वैल्यू मालूम है, क्योंकि जब जाता है कंफ्यूजन जाता है तो रियल इसी को ही पता है कि क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है कि नहीं। बाकी लोगों को क्या पता चलेगा, जब डाउट ही नहीं रहेगा तो क्लास की वैल्यू क्या पता चलेगी। उन 10 मिनटों की वैल्यू वही जान सकता है। चलो इधर स्टॉक के बाद इधर देखो, डेटर्स, सुना है ना,
बिल रिसीवेबल्स, ये दोनों हमारे रिसीवेबल मैनेजमेंट में आते हैं। अच्छा, कैश, हाँ या ना? करंट एसेट के बाद क्या आता है? करंट लायबिलिटी। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? ये हमारी एसेट साइड होती है और ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिखते हो? क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, चलो जो भी हो, इसी को हम कहते हैं, अगर हम इसको एक साथ लिख लें, ये माइनस ये, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हम लिख दें करंट एसेट माइनस, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अलग अलग हम लोग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक पढ़ेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट, एक पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट, एक पढ़ेंगे पेबल्स मैनेजमेंट, पढ़ेंगे अलग अलग। लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़ लें? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना? हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल रखती है, जरा इसके बारे में सोच लिया जाए 5 मिनट। तबीयत खराब है ना किसी की? यहाँ तो लेट नाइट तक पढ़ना है, इसी वजह से है। तुम भी देखो इधर, करंट एसेट में क्या क्या आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल पहले दे देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझो, बात नहीं। इधर देखो, हम सामान बेच रहे हैं, मेरी बात समझना, ये अलग अलग कंपनियां हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। इसने 10 दिन के उधार पर सामान बेचा, ठीक? ये 1000 यूनिट बेचती है। बी लिमिटेड मार्केट में आई, उसको समझ में आया अगर हम भी 10 दिन का उधार सामान बेचेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा, ए को तोड़ना है, तो चलो 15 दिन का उधार सामान देते हैं दुनिया को, और इसकी सेल होने लगी 1500 यूनिट। चलो 1000 ही मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक, क्लैरिटी लाने के लिए। दूसरे ने कहा, सी ने कहा, अगर वो 10 दिन, वो 15 दिन, तो हमसे कौन पूछेगा, चलो हम 20 दिन का उधार सामान बेचते हैं ताकि हमारी 1000 यूनिट बिक सके। ये 1000 यूनिट बिकती हैं इसकी 20 रुपए में, मान लेते हैं इसकी भी 20 रुपए में और इसकी भी। जरा देखो, इसने 20,000 रुपए फंसाया, इसने भी, और इसने भी 20,000 रुपए फंसाया। मेरी बात समझे? लेकिन इसका 20,000 रुपए, ढंग से सुनना मेरी बात, इसका 20,000 रुपए 10 दिन में घूम करके वापस आ जाएगा। उधार माल बेचा, 10 दिन का उधार माल दिया था, पैसा मिल गया, फिर उस पैसे का यूज करके फिर 10 दिन का उधार माल घुमाया, फिर उस 20,000 रुपए को 10 दिन घुमाया। नहीं, उधार माल बेचा, पैसा लिया, उधार माल बेचा, पैसा लिया। कितनी बार घुमाएगा साल भर में? अगर 360 दिन होते हैं तो सर 365 होते हैं। अरे भाई, एफएम है, assumption बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको कभी कभी 300 दिन भी मानना पड़ेगा। एक साल में कितने दिन? एक साल में कितने दिन होते हैं? मानना पड़ेगा 300। तो मानना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा, बात कर रहा हूँ। कभी कभी 360 मानना पड़ेगा, कभी कभी 365 मानेंगे, दैट डिपेंड्स। तो फिलहाल 360 दिन है, तो ये 36 बार घूमेगा ना। कितनी बार घूमेगा? 36 साइकिल्स लग जाएंगी। कितनी साइकिल बनेंगी? हाँ या ना? सोच लो, इन लोगों ने
ए को मजा चखाने के लिए बी ने ये षड्यंत्र किया था कि हम 10 दिन का उधार माल ना बेच करके 15 दिन का देंगे। हाँ या ना? बताओ 36 साइकिल में हर एक बार कितने रुपए का माल घूमेगा? कितने रुपए का हो गया? 7 लाख। ये सेल हो गई। अरे उस 20,000 रुपए लगा करके हमने साल भर में 7,20,000 का बिजनेस कर लिया। मैंने क्या बोला? केवल 20,000 रुपए लगाकर मैंने उसको साल भर में 20 बार घुमाया, 36 बार घुमाया। तो 20,000 जब 36 बार घूमेगा तो हमारा कितनी बार सेल होगा? 36 बार। 20,000 की 36 बार सेल हुई तो कितने रुपए का सेल हो गया? बी को लगा था हम तो इसको पटकनी दे देंगे 15 दिन का करके। बताओ साल भर में कितनी साइकिल उसकी लगी होंगी? कितनी? 24 साइकिल लगा पाया वो, और वो भी 20,000 रुपए का माल बेच पाया। और उसको लग रहा था हमने उसको मजा चखाया। अरे तूने मजा नहीं चखा, मजा चख लिया। नहीं समझे? इसका साल भर में सेल कितना हो पाएगा? 480। इसकी बात करें, ये 18 साइकिल लगा पाएगा, हाँ या ना? और एक साइकिल में 20,000 की सेल होंगी, इसकी 3,60,000 की सेल होगी। अब तक तुम लोग को लग रहा था कि जितना ज्यादा क्रेडिट देंगे उतना कंपटीशन में रह पाएंगे। बोलने दो। तुम लोग को ये लग रहा था कि जितना ज्यादा हम क्रेडिट देंगे उतना हम मार्केट में रह पाएंगे, लेकिन ये तो यहाँ पर धराशायी हो गया। जीता कौन? यानी जो सबसे कम क्रेडिट साइकिल देगा, कम क्रेडिट पीरियड देगा, उसकी सेल। दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं। तीनों पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन तीनों को लगता है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। नहीं। ए 10 दिन का उधार माल बेचता है और 20,000 रुपए की सेल कर पाएगा। बी ने कहा कि हम तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हैं, हम 15 दिन का उधार माल बेचेंगे और 40,000 रुपए की सेल कर पाएंगे। क्योंकि तुम लोग को अगर मार्केट में सामान बेचना हो, नए बिजनेसमैन हो, मान लेते नए हो, और दुकानदार को कहो ये लो खरीदो, तो कहेगा क्यों खरीदें, ऑलरेडी इतने पड़े हुए ब्रांड, तुम्हारा क्यों खरीदें? अरे रख लो, बिकेगा तो बेच लेना, हम आ जाएंगे पैसा लेने तुम्हारे पास, रखे तो रहो। उसको कोई दिक्कत होगी बिजनेसमैन को? कोई दिक्कत नहीं। वो कहेगा कितने दिन? अरे यार बेचते रहना, आएंगे पैसा ले लेंगे तुमसे, कौन सा खराब हो जाएगा सामान? तो कहेगा गोदाम भर दो पूरा। वो यही कहेगा, क्या बोलेगा? गोदाम भर दो, उसको क्या दिक्कत है? सेल ज्यादा हो जाएगी। 15 दिन के उधार माल बेचने पर 40,000 की। वहीं सी आता है, वो 20 दिन का उधार माल बेचता है, उसकी चलो 50,000 की सेल होने लगी। हाँ या ना? अब 10-10 दिन में 20-20 हजार रुपए की सेल होगी तो 36 साइकिल लगेंगी। कितना सेल हो गया? इसका 15 दिन का था तो 24 साइकिल्स लगी थी, 9,60,000 का माल बिक गया। और इसका 18 साइकिल लगा था और इसका 9 लाख, 9 नहीं, कितने का सेल हो जाएगा? 9 लाख है। 9 लाख। तो अच्छा कौन निकलेगा? बी। देखो ना ऑप्शन, अब हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है कौन है अच्छा। हम ए पर जाए, बी पर जाए, सी पर जाए, ये भी नहीं कह सकते बी है। दिस इज नॉट योर होल डिसीजन। इसके पीछे और भी फैक्टर होंगे जो हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट में देखेंगे। फिलहाल तुम लोग के हिसाब से अच्छा कौन है? 15 दिन का सामान बेचो, ज्यादा से ज्यादा सेल करो। बात समझ में आई? तो हम लोग को डिसीजन लेने पड़ते हैं, और यही काम करती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये तो था डेटर्स का। वर्किंग कैपिटल में शामिल होता है कैश, वर्किंग कैपिटल में शामिल होता है डेटर्स, वर्किंग कैपिटल में शामिल होता है स्टॉक। इन तीनों को मिलाकर के बनता है करंट एसेट। इसमें से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी का साइकिल, यानी क्रेडिटर्स मान लो। हमने तो केवल इसको बेस लेकर के तुम लोग को सॉल्यूशन दिया अभी, लेकिन हमको सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, कैश के भी,
डेटर्स के भी, स्टॉक के भी और क्रेडिटर्स के भी। इज इट क्लियर नाउ? सीधे बैठने, नहीं तो नींद आएगी, कोई फायदा नहीं है। देखिए करंट एसेट में क्या क्या होता है। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। करंट एसेट का मतलब फिक्स एसेट से अलग होती है। करंट एसेट जो बिजनेस में काम करती रहती है। फिक्स एसेट एक बार पैसा लगा दिया, प्लांट पड़ा हुआ है, बिल्डिंग पड़ा हुआ है, मशीन पड़ा हुआ है, हाँ या ना, फर्नीचर रखा हुआ है, वो वन टाइम होता है, बार बार नहीं करना पड़ता, वो फिक्स एसेट है। करंट एसेट स्टॉक खरीदा, स्टॉक बेचा, स्टॉक खरीदा, स्टॉक बेचा, उधार माल दिया, उधार माल बेचा, चलता रहेगा, साल भर चलता रहेगा। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो तुरंत रेडीम होती है, क्या होती है? जो घूमती रहती है, इसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट उसका एक पार्ट होता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल समझ में आया? कितनी साइकिल घूमतेंगी? अच्छा, द एंटिटी और विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज लॉन्गर। ठीक है। द एसेट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। छोड़ दो। इन्वेंट्री होता है, रिसीवेबल होता है, कैश होता है, प्रीपेड होता है, अदर करंट एसेट जिसमें करंट लायबिलिटी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 months, जो कम से कम 12 महीने के अंदर पेमेंट कर लिया। हमने उधार माल खरीदा तो हमको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक लोन लिया, 10 साल में पेमेंट करना है, अरे भैया वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं बनेगा, करंट लायबिलिटी नहीं, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 10 साल चलेगा। बैंक लोन कितने साल चलेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ या ना? पक्की बात है ना, अगर वो लॉन्ग टर्म का है तो। अदरवाइज लायबिलिटी क्या होती है? किसी से उधार माल खरीदा तो 5 साल बाद लेगा पैसा, वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने के अंदर पैसा ले लेगा। जिसको हम 1 साल के अंदर सेटल करना मजबूरी हो, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। क्या क्या आएंगे? पेबल्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग आएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज आएंगे। जो हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है, चलो इसको भी समझाने के पहले ये चीज समझ लो। ये जो अभी मैंने समझाया, ठीक है ना, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हमारे पास कैश था, सुनना ढंग से, मेरे जेब में क्या है? कैश तो बेचेंगे नहीं, क्या बेचेंगे? फिनिश गुड्स। तो कैश से क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल। कैश कहाँ देंगे? लेबर में। कैश कहाँ देंगे? ओवरहेड में। उसको प्रोसेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा WIP, हाँ या ना? कैश से रॉ मटेरियल खरीदने में लग गए हमको 10 दिन। कितने दिन मान लेते हैं? और उस रॉ मटेरियल को WIP में लग गए 3 दिन प्रोसेस होने में, और वो सामान मेरे पास स्टॉक में रहा 5 दिन। फिनिश गुड्स कितने दिन रहा? 5 दिन के बाद हमने इस सामान को बेच दिया, उधार माल 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, हाँ या ना? और ये पैसा हमको मिल गया। बताओ टोटल कितना दिन लग गया हमारा? एक बार का रुपया, मान लो मेरे पास 50,000 रुपए था, वापस 50,000 को पाने के लिए कितने दिन लग गए? 48। हो सकता है इसमें से हमने उधार माल खरीदा भी हो, जो खरीदा होगा, भाई इधर देखो, फिर से देखो, फिर से बोले, हमने पैसे को लगाया किसमें? रॉ मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड में। तो रॉ मटेरियल मेरे पास कितने दिन था? 5 दिन मान लो उसको प्रोसेस में लगा, टोटल कितने? 15 दिन। लेकिन जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था, उधार भी तो खरीदा हो सकता है, मान लेते हैं 8 दिन के उधार पर खरीदा था। मेरे पास पैसा रॉ मटेरियल में फंस गया 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए फंस गया कहाँ? WIP में। स्टॉक में कितने दिन के लिए फंस गया? 10 दिन के लिए। रिसीवेबल में कितने दिन के लिए फंस गया? 20 दिन के लिए। ये तो करंट एसेट में पैसा फंस गया कितने दिन के? 25, 45, और 8 दिन किसी का पैसा हमने भी तो फंसाया है। इन लोगों ने मेरा फंसाया तो मैंने भी तो किसी का फंसाया है, तो बेसिकली 37 डेज। नहीं समझ में आई बात? मैंने तुमको उधार माल बेचा 20 दिन के लिए, मैंने किसी से उधार माल खरीदा भी तो होगा 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? तो बेसिकली मेरा पैसा कितने दिन के लिए फंसा? नहीं समझ में आया। मैंने 50,000 रुपए का माल खरीदा, 20 दिन के लिए फंसाया। कितने दिन के लिए?
उधार मैंने 20 दिन के लिए उधार माल बेचा, तो इसका मतलब मेरा 50,000 20 दिन के लिए फंस गया। मैंने किसी से खरीदा भी तो होगा नहीं। मान लो मैंने 20,000 रुपए का माल खरीदा था, वो 10 दिन के लिए उधार माल खरीदा था। अरे बोलो, तो इसका मतलब मेरा 30,000 रुपए 10 दिन के लिए फंस गया। बोल सकते हो। अरे 20,000 तो फंसा ही नहीं, जैसे मैंने किसी का फंसाया वैसे ही किसी ने मेरा फंसा दिया। 20 दिन 10 दिन 20,000 बराबर हो गया। हमने एक्स्ट्रा अपना कहां और फंसा दिया, उल्टा 30,000 रुपए का 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा फंसा दिया। अब समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये कहलाती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये चक्कर जितना जल्दी जल्दी घूमेगा उतने कम पैसों में आप ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। मान लो हमारी साइकिल 20 दिन की लगती है तो साल भर में चक्कर कितने लगेंगे? 18। और अगर 10 दिन पैसा फंसाया तो मेरे चक्कर लगेंगे 36। और अगर 5 दिन के लिए पैसा लगाया तो मेरे लगेंगे 72 चक्कर। हाँ या ना? और जितने ज्यादा सर्कुलेट होगी वर्किंग कैपिटल, जितनी जल्दी 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 घूमेगी, उतना हमको कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा इधर हो जाओ तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा, हम तो भूल ही गए थे वो भी बैठी है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि जितना जल्दी जल्दी ये घूमेगा उतना जल्दी हमारे पास पैसा आएगा जाएगा, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेगी। तो मेरे लिए फायदा किसमें है? 18 चक्कर में, 36 में या 72 में? 72 में। बात समझ में आई? क्योंकि जितना जल्दी पैसा घूमेगा उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन अभी हमने कहा ये लास्ट डिसीजन नहीं है, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? हो सकता है हमको 36 ज्यादा फायदा देता हो। सेल वैल्यू भी तो देखनी है, अर्निंग भी तो देखनी है, बैड डेट्स भी तो देखने हैं। हाँ या ना? कैश की भी तो कॉस्ट देखनी है। बात समझ में आया? केवल अभी इतना दिमाग रखो, जितनी जल्दी ये साइकिल घूमेगी उतना फायदा मिलेगा। एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी भी है, देखो, where in more the number of operating cycles better it is to be the for the organization as it indicates shorter operating cycle। जितनी जल्दी आपका पैसा घूमे उतना आपके लिए ज्यादा फायदा है। चल सकते हैं वापस? जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, इसके अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं। जो ऑथर होते हैं ना, आते हैं अपनी कहानी बोल देते हैं और हम लोग को रटने के लिए छोड़ देते हैं। एक आया, कहा वर्किंग कैपिटल का मतलब जानते हो? हमने कहा बता दो। कहता वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट। क्या बोला? दूसरा आया, उसने और दिमाग लगाया, उसने कहा वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो दो लोगों का आया। वर्किंग कैपिटल को हम ग्रॉस और नेट बेसिस पर बांट सकते हैं। किस बेसिस पर? ग्रॉस और ग्रॉस बेसिस पर ओनली करंट एसेट इज द वर्किंग कैपिटल। केवल करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोला जाएगा। और नेट बेसिस पर करंट एसेट माइनस। तो हम लोग को कहां चलना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कहां जाओगे? हाँ, कहां जाओगे? अच्छा, इस पर जाओ। जब क्वेश्चन कुछ ना कहे तो करंट एसेट माइनस, वो तो आते ही मैंने बता दिया था। ठीक है ना? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे। अगर कहे ग्रॉस बेसिस तब हम इस पर जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम यही एज्यूम करके। अरे वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है। कितने तरह की होती हैं? कौन से दो तरह की? बोलो भाई। एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कभी नाम सुना भी है?
आते ही मैंने तब से तो बोला है, जितनी लंबी छोटी साइकिल होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा जाएगा, रोटेशन होगा फंड का और वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने तो ये नहीं बोला ये लॉन्ग टर्म की होती है, मैंने कहा लॉन्ग टर्म तो फिक्स एसेट होती है नॉर्मली। क्या वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग टर्म का हो सकता है क्या? वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म का हो सकता है क्या? अरे बोलो ना, ये है तभी तो है, नहीं होता तो हम क्यों ले, है ना, बोलो बोलो। तो लॉन्ग टर्म में वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एग्जांपल दें? पक्का? बैंक अकाउंट तुम्हारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए? करंट एसेट होता है या लॉन्गर टर्म फिक्स एसेट होता है? बैंक अकाउंट करंट एसेट होता है। इसका मतलब पैसा आना जाना, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, हाँ या ना? वो करंट एसेट का हिस्सा होता है। लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाला कहता है कि आप मेरे यहाँ अकाउंट खोलवा रहे हैं, मिनिमम बैलेंस कितना रखेंगे? तो आप कहते हैं 5,000। तो आपका 5,000 हमेशा के लिए, ये वर्किंग कैपिटल परमानेंट है तो बैंक में ही, लेकिन परमानेंट है। ये मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है, ये क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नहीं समझ में आई बात? आया ना, है कि नहीं? स्टॉक में बताओ, कभी सुना है? स्टॉक में कभी सुना है परमानेंट वर्किंग कैपिटल? स्टॉक स्टॉक तो आता है और जाता है। नहीं ना सुना ना? सुन लो, मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर। हम कहते हैं हमारे बिजनेस में हमेशा 50,000 रुपए का स्टॉक रहेगा, इससे कम पर तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। दुकान खोलते हैं तो दुकान में कुछ दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? खाली है, अच्छा अच्छा मंगाओ तब हम बेचें, ऐसे थोड़ी होता है। मिनिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए? वो मेरा पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। अरे हाँ, इसको हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, डेटर्स की बात करते हो, नकल उतार रहा है मेरा। डेटर्स, हाँ, इसमें मिनिमम मतलब इसमें भी परमानेंट होता है क्या कुछ? स्टॉक समझ में आ गया, बैंक समझ में आ गया, डेटर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कहती है तुम्हारी औकात है हमको माल बेचने की, तुम हमको सामान बेचोगे? तो हमने कहा हाँ भाई बेच लेंगे। तो कहता है एक काम करो, 50 लाख का मिनिमम डिपॉजिट रख दो मेरे पास, 5 लाख का मिनिमम डिपॉजिट रख दो मेरे पास। मेरी बात समझ में आई? ये डिपॉजिट, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उनके पास हम कभी कभी कुछ डिपॉजिट्स भी रखते हैं। जैसे सरकार कहती है सामान बेचो लेकिन कुछ सिक्योरिटी रख दो। बात समझ में आई? बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो छोटे प्लेयर को कहते हैं तुम सामान बेचोगे हमको, उल्टा हम बेच रहे हैं, उससे पैसा लेना है, लेकिन वो कहता है कि तुम हमको सामान बेचोगे, कुछ पैसा जमा करो। जानते हो क्यों? अगर मैं कभी भाग गया बीच में तो उसका तो बिजनेस खराब हो जाएगा। नहीं समझे? समझे ना? वो हमारे साथ एग्रीमेंट क्यों करेगा? ताकि वो अपने आप को एश्योर कर सके, बस। तो ये हमारे वो अमाउंट होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं। वर्किंग कैपिटल में भी परमानेंट नेचर के होते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो टेम्पोरेरी होते हैं। अब तक हम लोग को लगता था वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी ही होती है। अब तक यही लगता था थोड़ी देर पहले तक कि वर्किंग कैपिटल टेम्पोरेरी होती है ना, उसमें कुछ हिस्सा, बोलो बोलो, हाँ परमानेंट होता है और बाकी टेम्परेरी होता है। ठीक है ना? देखो इधर, ये मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, फिक्स है। हमको टोटल 10,000 चाहिए था, 2,000 मेरा परमानेंट है, तो 8,000 क्या हो गया? टेम्परेरी।
अगले दिन हमको 9,000 चाहिए, अगले दिन कितना चाहिए, तो 2,000 फिक्स हो गया और 7,000, हाँ यार नहीं समझे, अगले दिन हमको 13,000 चाहिए वर्किंग कैपिटल, जो घटती बढ़ती है, टेम्पोरेरी, आना जाना लगा हुआ है, 13,000 चाहिए। तो ये जो होती है टेम्पोरेरी हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और परमानेंट देखो तो अपनी जगह फिक्स। इसको हम कहते हैं टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। नहीं समझ में आई बात? यहाँ फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, यहाँ टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल, जो प्लस माइनस होते हैं, परमानेंट में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, सुन लो। अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है हमको पैसों का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। देखो इधर, इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये मेरी टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। मैंने इसके लिए जो पैसा जुटाया, किसके लिए, परमानेंट के लिए, वो लॉन्ग टर्म लोन लिया। क्या लिया? उसका अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस से किया, कह सकते हो। लॉन्ग टर्म सोर्सेस से मैंने उस पैसे को उठाया, और वर्क टेम्पोरेरी को शॉर्ट टर्म से उठाया। उसके पैसों का अरेंजमेंट कहां से किया, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा होगा कितना आसान है, नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आसान है, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं। ये कौन सी है, और ये कौन सी है? मैंने मैंने क्या कहा? हाँ, इतना पैसा परमानेंट या लॉन्ग टर्म सोर्सेस से उठाया, और इतना पैसा शॉर्ट टर्म फाइनेंस से जुटाया। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही बच बच करके चल रहे हैं, डर डर के चल रहे हैं, कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि टेम्पोरेरी का भी पैसा आप परमानेंट से उठा, 10 दिन के लिए कैपिटल चाहिए मान लेते हैं, उसके लिए साल भर का लोन उठा लिया। लग नहीं रहा ऐसा? ये टेम्पोरेरी का हिस्सा है ना इतना, वो किससे उठा लिया? लॉन्ग वाला तो लॉन्ग से उठाया, टेम्पोरेरी का भी कुछ हिस्सा। ये मन में डर था, कभी जरूरत पड़ गई तो, बिजनेस रुक गया तो, नहीं समझे? तो हम वो मुसीबत ही क्यों आने दे, थोड़ा कॉस्ट ही तो बढ़ेगा। अरे 20 दिन के लिए उधार पैसा लोगे और 1 साल के लिए लोगे, तो दोनों में तो जमीन आसमान का पैसा अंतर रहेगा। साल भर वाले पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फालतू का पैसा आपके पास रखा रहेगा जिसका कोई यूज नहीं है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कौन सा? फ्यूचर के लिए डर डर करके काम करना, यानी प्रोविजंस बनाकर चलना। अब समझ में आई? इसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। पहला कौन सा था? मैचिंग अप्रोच। कंसेप्ट लिख दिया क्या, सॉरी, अप्रोच।
ठीक है ना, समझ में आया। तीसरे की बात करें, ये मेरी वर्किंग कैपिटल है परमानेंट, ये टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। कुछ लोग बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं, 50 माले पर भी खड़ा कर दो तो डरेंगे नहीं वो और कुछ लोग 5 माले पर जाने में ही कांपना, तो ये 5 माले वाला था, और ये 50 माले पर भी खड़ा है, डर नहीं, अरे जो होगा जान थोड़ी ले लेगा कोई है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या कहता है कि हम तो ये पैसा लॉन्ग टर्म से उठाएंगे और परमानेंट के लिए भी हम शॉर्ट टर्म का पैसा लेंगे। नहीं समझे, इतना बहादुरी से काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं से हम अरेंज करके कर लेंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना पैसा कम है तो क्या हुआ, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा काम। तो कम हो गया तो क्या दिक्कत है, देखेंगे उससे। इसको हम कहते हैं एग्रेसिव कंसेप्ट या एग्रेसिव अप्रोच। किसी काम करने के लिए पैसे जेब में कम है 5 करोड़, बिजनेस करने चले 50 करोड़ का, उसको हम कहते हैं एग्रेसिव कंसेप्ट या एग्रेसिव अप्रोच। ये है आपका, ज्यादा एग्रेसिव होकर के काम करना। समझ में आई बात। ये 3 रास्ते थे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। आदत है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ में आया। देखो इधर जो जो मैंने बता दिया उसको एक बार देख लो। वर्किंग कैपिटल मैंने बता दिया, वैल्यू के हिसाब से ग्रॉस बेसिस नेट बेसिस, ये केवल करंट एसेट होता है, ये करंट एसेट माइनस, और ये परमानेंट होता है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है। इसका मैंने फाइनेंसिंग अप्रोच भी बता दिया, पूरा बता दिया, तो अब आगे हमको वो पढ़ाने की जरूरत, देखो का क्या बता दिया, ये सब बता दिया। ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये केवल वर्किंग कैपिटल है, ये एक परमानेंट है और एक टेम्पोरेरी है। फाइनेंसिंग नीचे दिया होगा कहीं पर आएगा, चिंता मत करना, ठीक है, वो भी बता दिया, यहीं कवर हो गया। चल सकते हैं आगे, ये सारे पॉइंट हो गए। इंपॉर्टेंस क्या है एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल का, जिसको हम ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल का भी नाम देते हैं। देखो नीचे हम दोनों को मिक्स करके बताए हैं। एडेक्वेट का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल इतनी रहनी चाहिए जिससे बिजनेस खराब ना हो। सुनो, कैश जेब में ज्यादा लेकर के चलोगे तो बिजनेस अच्छा होगा, क्या होगा। कितनी घटिया सोच है, उस पैसे का क्या करोगे जो यूज ही ना हो पाए। क्यों, पक्की बात है ना। तो गलत वर्किंग कैपिटल आप लेकर के चल रहे हैं अगर आपके पास कैश हमेशा बचा रहता है तो, फालतू का। कैश 3 तरह से नीड्स होती हैं, बताई थी। एक होता है ट्रांजैक्शनल नीड्स, एक होता है कंटिंजेंट नीड्स, और एक होता है स्पेक्युलेटिव नीड्स। इन 3 के लिए पैसा बचा करके रखो, उसके अलावा सोचो भी मत, मत रखो, वो आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देगा। कैश कैन नॉट अर्न इटसेल्फ, कैश अपने आप से कुछ कमाता नहीं है, तो बोझ मत रखो कैश। शॉर्ट कैश मत रखना भाई, कैश अगर कम पड़ गया तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, या मुसीबत से लड़ नहीं पाओगे, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका फायदा नहीं कमा पाओगे। बात समझ में आई। तो कैश ना तो कम रखो ना ज्यादा रखो, एडेक्वेट रखो। क्लियर हुआ। स्टॉक, जरूरत है 5 लाख के सामान की, रख दिया 8 लाख रुपए का सामान। अब सीलन आएगा सामान में, इवेपोरेशन होगा सामान, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उड़ता है, इवोपरेट होगा,
नहीं होगा, लॉस होगा, एक्सपायरी होगा। एक्स्ट्रा क्यों रखोगे भाई? एक्स्ट्रा सामान रखने की भी तो कॉस्ट होती है, हमको बैंक में लोन का पैसा भी तो चुकाना है। कम रखोगे तो सेल नहीं कर पाओगे, कम रखोगे तो प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होगी। लेबर हाथ पे हाथ धरा बैठेगा, कहेगा सामान मंगवाइए तब हम काम करेंगे, है ही नहीं। नहीं समझे? तो उसकी लेबर कॉस्ट जा रही है, मटेरियल नहीं है ना प्रॉब्लम। तो आप उससे भी बचना है। एडेक्वेट का मतलब होता है कि आपके पास स्टॉक इतना होना चाहिए कि काम ना रुके और इतना ज्यादा भी ना हो कि आपका नुकसान। इसको हम कहते हैं एडेक्वेट स्टॉक। डेटर्स, इतना ज्यादा उधार माल मत बेच दो, इतनी ज्यादा लंबी पीरियड के लिए उधार माल ना बेच दो कि कलेक्शन मुश्किल हो जाए और बैड डेट्स होने लगे। इतनी लंबी पीरियड के लिए उधार माल मत बेच दो कि हमको बैंक को लोन का पैसा इंटरेस्ट चुकाना पड़े। इतनी शॉर्ट पीरियड मत रखो जिससे कोई सामान खरीदे ही ना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ इसको हम कहते हैं एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी, जिससे पैसा लिए, उधार माल लिए हो, उसको पैसा चुकाना भी तो है, हाँ या ना? तो उसको समय पर पैसा देने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो ये सब मिलाकर होता है एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल। और ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होती है? लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिससे आपकी एडेक्वेसी पर कोई फर्क ना पड़े। बात खत्म। नहीं समझे? अरे ऑप्टिमम मतलब ऐसी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देती है, बस। क्योंकि हर फैक्टर के पीछे कॉस्ट जुड़ी हुई है, चाहे स्टॉक हो, डेटर्स हो, कैश हो, बैंक लोन हो, चाहे आपका क्रेडिटर्स हो, हर किसी के पीछे कॉस्ट जुड़ी हुई है। तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे करें? अभी तो बताया फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, एग्रेसिव अप्रोच। पैसा उतना ही इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं एग्रेसिव होकर काम करेंगे, कुछ कहते हैं मैचिंग के हिसाब से काम करेंगे, कुछ कहते हैं कंजर्वेटिज्म के हिसाब से काम करेंगे। तो हम तो ऑप्टिमम लेवल पर काम करेंगे, ठीक है ना? वही तो कैलकुलेट करने, और क्या करने। दिमाग में आ रहा होगा कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत टफ होता होगा, कुछ नहीं। अब दोनों चीजें क्लियर हो गई। एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल किसको कहेंगे? जब भी आए एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल, स्टॉक ना कम हो ना ज्यादा हो, वो एडेक्वेट हो। डेटर्स ना ज्यादा लंबे समय के लिए फंसाना है, ना जो ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए देना है जिससे सेल ना हो, वो एडेक्वेट है। तो इसके लिए एडेक्वेसी के लिए हमको हर एक चैप्टर को अलग अलग पढ़ना है, और सारी एडेक्वेसी हर चैप्टर की मिला लो तो वो ऑप्टिमम हो जाएगी अरे हाँ, रेशियोज वगैरह देखेंगे, चिंता ना करना। ये सब बता चुके हैं, कुछ भी हमको इसमें से बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है। स्टोरीज हैं, कहो तो एक एक लाइन बताते जाएं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। लो एडेक्वेसी, ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब कभी कभी हम इसको कहते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, या फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वो कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला, अब जो जो बताया वही सब बताएंगे। कैश की जरूरत पड़ती है, कैश कम या ज्यादा वो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। कैश एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। उधार माल बेचेंगे वो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है, कम या ज्यादा दिनों के लिए, हाँ या ना? क्रेडिटर्स, वो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। एडवांस का पेमेंट, वो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। फ्यूचर में जो होने वाले खर्चे हैं एडवांस या आउटस्टैंडिंग, वो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? सबको मिला दिया ना, स्टॉक को मिला दिया, कैश को मिला दिया, डेटर्स को मिला दिया, लोन वाले को, शॉर्ट टर्म लोन को मिला लिया। बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह का बिजनेस करते हैं, पता चला अंडे का बिजनेस कर रहे हैं, कोई उधार दिया तो कहे मैंने कहा 100 दिन का दे दो उधार, लाओ रख दो सब सारा। नहीं रख सकते भैया, अंडा शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, 2 दिन 3 दिन बाद खत्म, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। बात समझ में? तो बिजनेस का नेचर भी हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है।
मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्राइस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं, हमारी औकात है इतने रुपए सामान बनाने का, लेबर ही नहीं है, मशीन तो रख ली है, लेबर नहीं है, तो मैंने सोचा मशीन है, सामान खरीद लो, सामान खरीद लिया, लेबर नहीं, अब क्या होगा, अब सामान फेंको। तो हमको तो सारी चीजें सोच करके चलनी पड़ेंगी ना, नहीं समझे। रॉ मटेरियल रख लिया, मशीन नहीं है, लेबर ज्यादा है, मशीन कम पड़ गई, अरे भैया एडिक्वेसी रखो। ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस देखो, कितनी आपकी कैपेसिटी कितनी है, और उस कैपेसिटी का कितना एफिशिएंसी आप यूज कर पाओगे वो भी जरा देख लो, उसके बाद तय करो वर्किंग कैपिटल को। प्राइस लेवल चेंजेस, जाहिर सी बात है मार्केट में फ्यूचर में दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज का रेट घटता और बढ़ता रहता है, ये हमारे वो फैक्टर्स हैं सारे के सारे जो ऊपर लिखे हैं वो सब, तो एक पढ़ लोगे, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इसमें। अप्रोचेस बता दिया ना तीनों, नहीं बताया, अरे बोलो ना। स्टार्ट करें, करें, मजा लेना शुरू करें, एक कैलकुलेटर दे दो, क्योंकि तुम लोग गलत जवाब दोगे फिर हम फंसे रहेंगे। बात नहीं, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है वो देख लो। हमसे कहता है कि एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट पॉलिसीज। अच्छा, 3 पॉलिसीज क्या क्या है पहले वो देख लें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा, इतने की सेल है, इतना ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिक्स्ड एसेट 5 लाख की है, 3 पॉसिबल एसेट होल्डिंग है। सामने वाला कहता है अगर हम 5 लाख रुपए करंट एसेट रखें तो कितनी करंट एसेट। दूसरा कहता है ज्यादा नहीं हो गई, हम थोड़ा मॉडरेट लेकर के चलेंगे, मैचिंग लेकर के चलेंगे, तो हम करंट एसेट 4 लाख की रखना चाहते हैं। तीसरा कहता है नहीं नहीं, हम एग्रेसिव होकर काम करेंगे, हम 3 लाख की कैपिटल रखेंगे। काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन एक आदमी कह रहा है हमको 5 लाख रुपए नहीं होगा ना जेब में, हम धंधा नहीं कर पाएंगे। दूसरा कहता है नहीं 4 लाख में हम काम चला लेंगे। तीसरा कहता है भैया 3 लाख की रहेगा तब भी काम चला लेंगे। बात समझ में आई? अब हमसे कह रहे हैं इन्हीं 3 अप्रोच के लिए आप बताइए कि क्या ठीक है, मतलब ठीक इन द सेंस क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी पॉलिसी का आपके बिजनेस के ऊपर, है तो बिजनेस वही। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन, ये आपको फिक्स्ड एसेट की जरूरत है। 5-5 लाख रुपए था तीनों में, करंट एसेट ही तो कम ज्यादा हो रही है। अरे बोलो ना, किसमें फर्क आ रहा है। एक ने कहा हम 5 लाख रखेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं भैया 4 लाख में हम बिजनेस कर लेंगे, तीसरा कहता है नहीं भैया हम एग्रेसिव होकर काम करेंगे, 3 लाख में काम कर लेंगे। यानी कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि इसको 10 लाख रुपए में ही ये बिजनेस कर पाएगा, इसके पास 9 लाख रुपए होगा तो भी बिजनेस कर लेगा, ये 8 लाख में भी हिम्मत दिखाकर काम कर लेगा। हाँ है ना। कमाया कितना कितना है ईबीआईटी, बिजनेस तो वही कर रहे हैं तीनों। इन लोगों ने कमाया है ईबीआईटी 2 लाख रुपए, कितना, तो इसमें भी इसने 2 लाख रुपए कमाए, इसने भी 2 लाख रुपए कमाए, और इसने भी माइनस इंटरेस्ट। कुछ दिया है क्या इंटरेस्ट वगैरह क्वेश्चन में, नहीं दिया है शायद, नहीं दिया है। टैक्स भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स
नहीं दिया है ना टैक्स रेट, छोड़ देते हैं, मान लेते हैं एज्यूम्ड इट इज 0, नो टैक्सेस आर देयर, इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। मानना, मान लेने में क्या कहते हैं, मानना पड़ेगा, कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इंटरेस्ट एंड पुश, बता सकते हो पहले वाले ने टोटल 10 लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए कमाए, तो कितना परसेंटेज कमाया? ये टोटल एसेट है, कितना कमाया? 10 लाख पे 2 लाख 20% होता है, 9 लाख पे 2 लाख कितना परसेंटेज होता है? 2 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख, 9 दूना 18, 9 दूना 22.22 आएगा। 8 लाख पे 2 लाख 25% होता है। नहीं समझे? ज्यादा कौन कमा रहा है? सी। बोलो। नहीं, दूसरा एक रेशियो और निकाल सकते हो, जो इसने निकाला है वो हम निकाल दे रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यहीं पर डन कर सकते थे। करंट एसेट अपॉन फिक्स्ड एसेट क्या रेशियो है? इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, यानी बी डिवाइडेड बाई ए, 1:1। दूसरा 4 डिवाइडेड बाई 5, 80.8 और 0.6, बोलो ना। इसका मतलब ये निकलता है कि जितने रुपए की फिक्स्ड एसेट उतने रुपए की करंट एसेट, 1:1 का रेशियो है, 1 रुपए की फिक्स्ड एसेट और 1 रुपए की करंट एसेट। ये बताता है हर 1 रुपए की फिक्स्ड एसेट के पीछे हमारा 80 पैसा लगा हुआ है करंट एसेट का। हर 1 रुपए की फिक्स्ड एसेट के पीछे 80 पैसा लगा हुआ है करंट एसेट का। हर 1 रुपए की फिक्स्ड एसेट के पीछे 60 पैसा लगा हुआ है करंट एसेट का। तो ये ज्यादा एग्रेसिव है और इसीलिए कमा भी ज्यादा रहा है। ज्यादा एग्रेसिव मतलब ज्यादा रिस्क, और ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिटर्न, और कम एग्रेसिव मतलब कम रिस्क, इसका मतलब कम रिटर्न। अब बात समझ में आई? नोट कर लो, दिस इज योर आंसर, यही है, सामने ही है। ठीक, चलिए। ये भी हम बता चुके हैं थ्योरी, थ्योरी हम बता चुके हैं। इधर देखें, किसकी? ऑपरेटिंग साइकिल की। साइकिल घुमा रहे थे ना, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, है कि नहीं? इतना हम पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोग का कुछ कंसेप्ट वापस लाइन पे आ जाए, तो हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये नीचे, ठीक है ना? Working capital cycle indicate the length of the time between a company's paying for material, entering into stock and receiving the cash from sales of finished goods. हमारे हाथ में कैश था, उससे रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर, उससे फिनिश गुड्स बनाकर, उधार माल बेचने से लेकर उसका पैसा वापस लेने तक की पूरी एक साइकिल बनती है। It can be determined by adding the number of days. अच्छा जी, a company hold raw material on an average 60 दिन। रॉ मटेरियल कितने दिन रखती है? उसने उधार माल कितने दिन का लिया? उल्टा किसी का पैसा फंसा लिया ना, हाँ या ना? 60 दिन का हमारे पास रॉ मटेरियल रहता है, 15 दिन मैंने किसी का पैसा फंसा लिया, तो माइनस कर दूं। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस नीड्स 15 दिन हमारा WIP में लगता है, फिनिश गुड्स अपने पास 30 दिन के लिए रखना पड़ता है, उसके बाद फिनिश गुड्स को मार्केट में 30 दिन की उधारी पर बेच देते हैं। बताओ कितने दिन लग गए? हैं? हो गया, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो साल भर में ये साइकिल कितने दिन घूमेगी? 3 चक्कर लगाएगी, 3 टाइम। बात समझ में आई?
अगर साल भर में 360 दिन होते हैं और एक साइकिल का चक्कर कटने में 120 दिन लग गए तो साल भर में वो 3 साइकिल घूमेगी। क्लियर है? फॉर्मूला हम नहीं दिखाने जा रहे, ये हम लोग खुद बनाएंगे अभी, साथ साथ फॉर्मूला बना लेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखा जाए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी सबको डेज में कन्वर्ट करना है। किसमें? अच्छा, कौन कौन से डेज होते हैं जरा देखो। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और सारे के सारे डेज में आएंगे। किस में आएंगे? ये होगा आपका कैलकुलेशन, ये हो गया डिटेल। क्या क्या होता है जरा ढंग से देखिए। सबसे पहले मेरे पास रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स होगा, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल आप कितने दिन अपने पास रखेंगे, रॉ मटेरियल कितने दिन रखेंगे, तो इसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कौन कौन से फैक्टर हमको रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं। देखो, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, WIP दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया है, डेटर्स दिया है, हाँ या ना, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। WIP होल्डिंग पीरियड, बोलो, ये भी तो रखना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, क्रेडिट सेल्स पीरियड, क्रेडिट पेबल्स पीरियड। बस ना, इतनी तो चीजें दी थी, बस ना, और कुछ नहीं दिया। साल भर में कितना दिन मानना है? 360 दिन लिखा हुआ है ना। एक साल में कितने दिन होते हैं? नहीं भाई, ये लिखा है 300, एक साल में 360। अब लड़ मत जाना इन लोगों से ठीक है ना। हमने यहाँ पर तुम लोग को फॉर्मूले हटा दिए हैं सब, केवल अब तुम लोग को समझाने के लिए। फॉर्मूला लिखा रहेगा तो तुम लोग रट्टा मारना शुरू कर दोगे, ऊपर दिया ही हुआ है, लेकिन उसको मत देखना, सुनना आप ढंग से कैसे निकला। हमारे पास स्टॉक कितने रुपए का रहता है रॉ मटेरियल का? यही तो देखना है, ये कितने दिन के बराबर का है, ये कितने दिन का स्टॉक है, यही तो है। हमने स्टॉक रखा है मेरे पास, कितने दिन चलेगा, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अरे कॉमन सेंस, पक्की बात है ना। हमारे पास स्टॉक कितने का है और डिवाइडेड बाई एक दिन में कितने रुपए का स्टॉक यूज कर लेते हो, तो 50,000 कितने दिन में यूज कर लोगे? साल भर में हम 6 लाख रुपए का रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कितने का? सुनना, इधर कैलकुलेशन देखना। साल भर में कितने दिन रुपए का, और एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए का स्टॉक यूज किया? 1667 रुपीज पर डे। तो ये बताओ 50,000 रुपए का स्टॉक कितने दिन के बराबर का होगा मेरे पास? 30 डेज का। यानी रॉ मटेरियल मेरे पास कितने दिन का पड़ा रहेगा? अब अगर इसको फॉर्मूले में मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आराम से हो जाएगा। मैंने किया क्या, 50,000 डिवाइडेड बाई 1667, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000 डिवाइडेड बाई 1667।
आ गया आंसर। और 50,000 डिवाइडेड बाई 1667 कैसे आया था? 50,000 डिवाइडेड बाई 1667 आया था 6 लाख डिवाइडेड बाई 360। बोलो ना, इसको वापस ले आओ। तो 50,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई, हो गया, फॉर्मूला बन गया। क्या लिखोगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इंटू 360 डेज डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर द ईयर। फॉर्मूला बन। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते थे, इसी को ही दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो, डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते हो? यही लिख दें, 6 लाख डिवाइडेड बाई 360 क्या आ गया? एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, ये भी तो लिख सकते हो। आ गया तुम्हारा, दोनों फॉर्मूला आ गया। तुम लोग को एक ऊपर दिया, तुम दो दो बना लिए। क्या दिक्कत आई? रटना नहीं ना है, जो हम लोगों ने किया उसी को फॉर्मूले में लिख दिया। फिर से बोलें एक बार, साल भर में कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे हम? एक दिन में कितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं? और हमारे पास जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है इस समय स्टॉक में कितने रुपए का है? ये कितने दिन के बराबर का है? अरे काहे के लिए रट्टा मारना? समझे? तुमको तो ये समझ में आ ही रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? WIP की बात इसी तरह करें, सेम इसी तरह। हमारे पास WIP कितने का है? कितने दिनों के बराबर का है? सुनना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 5 लाख होता है। कितना? 5 लाख। तो 5 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है साल भर का, तो एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 138 यानी 139। बोलो, यही आ रहा है क्या? 1388, सॉरी। बोलो, एक दिन में इतने का WIP पड़ा रहेगा एक दिन में। तो हमारे पास WIP है कितने रुपए का? तो हमें बताओ कितने दिनों के बराबर का है? इक्कीस दिन ले लो या 22 दिन ले लो, बोलो। आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? फॉर्मूला बना सकते हो? बताओ, सेम वही चीज। WIP स्टॉक डिवाइडेड बाई WIP होल्डिंग पर डे, ये निकाल लो। ठीक है, जैसे समझ में आए। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो या नीचे वाला, तुम लोग के ऊपर है। अब कर लोगे कि बताएं फॉर्मूला? देखो ऊपर क्या लिखा है फॉर्मूले में, WIP की स्टॉक, वो भी हमने लिखा, डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, वही तो लिखा अभी जो लिखा। सेम ऊपर रॉ मटेरियल का जो दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जो दोनों में से यूज करना हो तुम लोग यूज कर लेना अपना। फिनिश गुड्स की बात करते हैं। हमारे पास फिनिश गुड्स कितने रुपए का है? तो हमें ये बताना है ये 40,000 का फिनिश गुड्स कितने दिनों के बराबर है। तो एक दिन का पहले पता कर लो। तो एक दिन का पता करने के लिए हमारे पास जो स्टॉक रहता है टोटल साल भर में 8 लाख रुपए का रहता है। कितने रुपए का रहता है? तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 360। तो इसका मतलब एक दिन में फिनिश गुड्स 2222 का है, तो ये कितने दिनों के? 18 हो गया।
कलेक्शन पीरियड 45 दिन दिया ही है। हमारे पास उधार माल जो बेचते हैं वो कितने दिन का बेचते हैं, और जो उधार माल खरीदते हैं उसका दिया हुआ 30 दिन। आया ना, तो 30 डेज माइनस कर लो, आ गया। बताओ कितना आया। 84 डेज। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर। कितनी बार ये ऑपरेटिंग साइकिल घूमेगी? 360 दिन होते हैं, एक बार 84 दिन चक्कर लगाएगी, तो ये कितनी बार घूमेगी? 3 हाँ 4.28 टाइम्स, यानी इतने चक्कर काटेगी। देखो इसका कितना आया है, वो पॉइंट के कारण डिफरेंस आया, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ में आई बात। दिस इज योर आंसर। टफ है क्या? बहुत इजी है, कुछ नहीं था। अभी 1 घंटे आधे घंटे पहले ये था कि ये साइकिल निकलेगी कैसे, अब तो साइकिल निकाल कर तो रखी हूँ। ये है सॉल्यूशन 1। 2 है, 1 है, 2। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। सुन लो पहले, नेक्स्ट सेशन में यहीं से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो 3 और 4 घर से करके आओगे या हम करवाएं? तो हम अभी शेयर कर दे रहे हैं, तुम लोग घर से करके ट्राई करके आना, हम करवाएंगे लेकिन, ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू बच्चों।